Hello everyone and welcome. Today we are going to discuss an important topic that's how to interpret a lipid profile. अगर हम बात करेंगे जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेरियस टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं, बीट एलएफटी, बीट केएफटी, बीट ब्लड शुगर लेवल और बीट lipid profile. Now the important thing is to how we can interpret the lipid profile, because lipid profile very plays a very important role in saving the patient from future complications like be it acute ischemic syndrome or be it acute coronary syndrome. That's what you call as MI. Classically you call as MI, known as steroid-weighted MI हो सकता है, steroid-weighted MI हो सकता है, depending upon the plaque. That's a different scenario. But to prevent these complications, पेशेंट में ऐसा चीज़ ना हो उसके लिए देयर इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट्स व्हाट यू कॉल एज लिपिड प्रोफाइल. अगर हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल में हमें क्या क्या दिखता है. एक तो लिपिड प्रोफाइल में हमें कोलेस्ट्रॉल दिखता है, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड दिखता है, उसके बाद एचडीएल, एलडीएल और कुछ में दिया जाता है रेशियो दैट इज कोलेस्ट्रॉल इज टू एचडीएल रेशियो, या कुछ में एलडीएल इज टू एचडीएल रेशियो भी दिया जाता है, और कुछ में लिपोप्रोटीन भी होती है. लेकिन नॉर्मली होता नहीं होता है, तो नॉर्मल जो लाइफ में होता है वो एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल. अगर हम बात करेंगे पहले कोलेस्ट्रॉल की लेवल होनी चाहिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इफ अ पेशेंट इज हैविंग एनी coronary, if a patient is already having any MI, तो it should be less than 500, less than 150. But if a patient normal, for normal patients it should be less than 200. and कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे ना, दैट शुड बी लेस देन 150. और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना एचडीएल की, एचडीएल शुड बी ग्रेटर देन 50 एंड एलडीएल शुड बी बिटवीन 60 एंड 120. सो अगर हम बात करेंगे पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एज यू नो इट्स अ लिपिड, तो हमारे मेन का भी पार्ट है. उसके बाद ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे, जो हमारी बॉडी में अनयूज्ड कैलोरीज होती है ना, दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी. And on behalf of when there is metabolic distress, like we are not taking up anything, तो fat deposition होती है. Here comes the thing, like why it is recommended to why it is recommended to why fasting reduces the level, why fasting reduces the risk of various diseases. like हमारे पास अगर हम बात करेंगे, हमारे पास लाइक कैंसर कार्सिनोमा की कंडीशन डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू वारबर्ग इफेक्ट. जितना ग्लूकोज का कैंसर सेल ऑलरेडी यूज ग्लूकोज, तो उसके कारण हमारे पास होता है ऐसा कुछ. तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. उधर नहीं जाना चाहूँगा. तो बट यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो हमारे पास होता है ना. उसके बाद अगर हम एलडीएल की बात करेंगे, एलडीएल इज अ लिपोप्रोटीन जो कि लिपिड को लेता है फ्रॉम द लिवर टू द पेरिफेरल, टू लिवर टू द पेरिफेरी, दैट्स लिवर टू द ब्लड वेसल. मतलब जितना एलडीएल ज़्यादा होगा उतनी पेरिफेरी की तरफ लिपिड ज़्यादा आएगा, तो मतलब उतना ज़्यादा चांसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस होने की. और एचडीएल रिवर्स काम करता है, उससे दर लेता है. दैट मीन्स एचडीएल हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर अस. उसके अगर हम बात करेंगे ना उसके बाद दैट्स हाउ वी कैन इंटरप्रेट अ लिपिड प्रोफाइल. अगर हम पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल है ना, तो उसके पास अगर हमारे पास ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ना, वी स्टार्ट अ थेरेपी, दैट्स वी स्टार्ट स्टैटिन्स, या फेवरेट्स यूज कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ विटामिन B3 यूज किया जाता है ना, ऐसे इन हाई डोजेस ग्रेटर देन 6 मिलीग्राम. फेवरेट्स में आता है हमारे पास फिलोफेवरेट आता है, या हमारे कुछ फ्रोजन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, या स्टेटिन्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी. स्टेटिन्स में आता है एट्रोवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन, सिमास्टेटिन, पिटावास्टेटिन. और पिटावास्टेटिन दैट्स द लॉन्गेस्ट, सॉरी, रोजवास्टेटिन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग. और all are give, and it can lead to the hepatotoxicity, और इससे भी हो सकता है like that it can lead to the rhabdomyolysis. So to prevent these things, we don't combine with citrulline or omeprazole, ketoconazole, as they are CYP inhibitors. All these are metabolized by the CYP3A4 enzyme. That's we start this. Like, here is an important point to take into consideration. If a patient is having high TG, he will have the high HbA1c. That doesn't mean a patient is diabetic. It means if you are treating the diabetes, you are just you are putting the patient in a risk. That's he can land in acute ischemic stroke, he can land into the acute coronary syndrome. उसमें MI हो सकता है, ST elevated या ST depressed MI हो सकता है, या उसमें ये हो सकता है अगर आप डायबिटीज को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन इसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं. मतलब अगर TG की ज़्यादा लेवल होगी तो होता क्या है, देयर ऑकर डिपोजिशन इन द सिकुलर मसल एंड डिपोजिशन. जब डिपोजिशन होगी तो रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन होगी. person will not respond to the insulin at the same level it was responding before having high TG. So there will be increased glucose. So it is better to treat the TG, because underlying cause जब ठीक होगा तो person's blood sugar will also decrease. This is how we are going to interpret the how we are going to interpret the lipid profile, and so that we can
So here is an important point. When we will do LDL HDL ratio, if the patient का LDL भी normal आना है, HDL भी normal आना है, लेकिन इसका रेशियो निकालना जरूरी है, LDL to HDL. It shouldn't be 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 2:1 से ज्यादा होना चाहिए, you will understand a patient is at risk of atherosclerosis. तो atherosclerosis like बन सकता है कि कोलेस्ट्रॉल के ये कोलेस्ट्रॉल के ट्रैप्ड इनसाइड द ब्लड वेसल, ऑक्सीडाइज बनता है, ऑक्सीडाइज ट्राइग्लिसराइड बनता है, तो फिर उसके बाद प्लेटलेट्स आते हैं, एडर होते हैं, तो ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, तो पर्सन विल लैंड इनटू द एक्यूट coronary syndrome or acute coronary syndrome या person will land into acute ischemic stroke. So उस complications को prevent करने के लिए it is better to interpret it rightly and treat a patient before any wrong thing happens to the patient, before any complication further can occur, उससे पहले treat करना बेहतर है. Hope you enjoyed. Thank you.